नमस्कार। हिंदगी हिंदी या जिंदगी मैं देख रही थी। ऋषि शर्मा जी जुड़ चुके हैं, त्रिलोकनाथ पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ रहे हैं, विदिशा अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। हिंदगी हिंदी है जिंदगी, इसके फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ऋषि शर्मा मेरा स्वागत कर रहे हैं। सचमुच बहुत अच्छा लगता है जब अपना पढ़ाया हुआ कोई विद्यार्थी इतना सक्रिय होकर, इतने सहज भाव से काम करते हुए और भाषा के लिए, और वह भी हिंदी के लिए, जब वह विद्यार्थी काम करता है तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। ऋषि, आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आप हंसराज कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए हंसराज कॉलेज परिवार की तरफ से आपको बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे हिंदी है ज़िंदगी के माध्यम से आप इसी तरह से काम करते रहें। मैं देख रही हूँ हमारे साथ धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। प्रतिमा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुमन नारंग हैं, मंजरी शुक्ला हैं। क्योंकि जब तक मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ नहीं करती तब तक मैं आप लोगों के नाम ले पा रही हूँ। अंशु आनंद जुड़ चुकी हैं, सिद्धार्थ शर्मा जी हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। विदिशा जी पहले से ही जुड़ी हुई हैं, ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंशु आनंद जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोग जुड़ रहे हैं। लग रहा है कि हिंदी की एक युवा फौज हमारे राष्ट्र में तैयार हो रही है। और आज हमने, क्योंकि जिस विषय पर हमने बातचीत करनी है वह है हिंदी का भविष्य और भविष्य की हिंदी। रेणु राजेश पवार हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी को नमस्ते। जब तक मेरा वक्तव्य प्रारंभ नहीं हो जाता, मैं चाह रही हूँ, मैं इसलिए 1-2 मिनट आप लोगों का के लिए मैं रुक भी रही हूँ ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। जिस पर हिंदी में हमने हिंदी पर बात करनी है, तो हिंदी पर बात करने के लिए हम जितने अधिक लोग हों उतना अच्छा है। आप इस कोरोना काल में आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप लोग प्रसन्न रहें, यही शुभकामनाएं देते हुए हिंदी है ज़िंदगी के फेसबुक लाइव पेज पर आज मैं आप सबको सादर नमस्ते करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुनने के लिए समय निकाला। आशा है हिंदी का भविष्य और भविष्य की हिंदी पर अब मैं अपने कुछ विचार रखूँगी। इस पर कुछ कहने से पूर्व हमारे कुछ भारतीय पाश्चात्य विद्वानों ने हिंदी भाषा के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। वे विचार मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। और इस श्रृंखला में सबसे पहले मेरे सामने नाम आता है आचार्य विनोबा भावे का। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं सहन नहीं कर सकता। इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है वह कभी उन्नत नहीं हो सकता। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत कहते थे, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति की सरलतम स्रोत है। जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो वह केवल देवनागरी ही हो सकती है। इसी तरह से पंडित गोविंद वल्लभ पंत के शब्दों में हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। कमलापति त्रिपाठी ने कहा, हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। तो महात्मा गांधी ने कहा, राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। वहीं वे आगे लिखते हैं, हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शब्दों में, यद्यपि
मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। वहीं सी राजगोपालाचारी कहते हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से मिल ही नहीं सकती। विलियम कैरी कहते हैं, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन के शब्दों में हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। इसी बीच सिद्धार्थ शर्मा, डॉक्टर सुनीता, रेणु राजेश पवार हमारे साथ मिल चुके हैं। आप सबको सादर नमस्ते। इन कुछ विचारकों की बात जो मैंने आपके साथ साझा किए, इनके विचार दरअसल आज के शहरीकरण के विस्तार के साथ खाना बदोश आदिवासी समुदाय भी अपनी प्राचीन भाषाएं छोड़ते जा रहे हैं। पिछले 4 सालों से देश भर में किए गए शोध से पता चलता है कि 230 भाषाएं भुलाई जा चुकी हैं। 5 साल पहले एक सर्वे की शुरुआत की गई थी तो उन्होंने बताया कि बची हुई भाषाओं में 480 कबायली भाषाएं हैं। वे कहते हैं कि भाषाओं का इतनी तेजी से खत्म होना चिंताजनक है। भाषाएं जो खत्म हो रही हैं वास्तव में उन पर हमें चिंता करनी चाहिए और वो चिंतनीय स्थिति भी है। वर्तमान में हिंदी भारत की राजभाषा मानी जाती है और उसी राजभाषा अधिनियम के आलोक में यदि शासन के फरमान में इस बात को लागू कर दिया जाए कि जिन अभ्यर्थियों की शिक्षा में हिंदी अनिवार्य विषय ना हो वे भारत की किसी भी लोक सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, तो निश्चित तौर पर हिंदी भारतीय विद्यालयों में अनिवार्यतः पढ़ाई जाने लगेगी। भारतीय भाषाओं के लुप्त होने को इसलिए भी बचाना है क्योंकि यही तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इससे ही हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वो चिरकाल तक जीवित रह सकती है। अन्यथा तो फिर वही ढाक के 3 पात। आज हिंदी प्रदेशों की समस्त शासकीय सेवाओं में, आईएएस सहित समस्त केंद्रीय सेवाओं में हिंदी के माध्यम से प्रवेश संभव है। प्रवेश कितने होते हैं यह एक अलग चिंतनीय प्रश्न है। सेना के जवानों सहित समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना अनिवार्य माना जाता है। हिंदी के प्रसार हेतु केंद्रीय शासन के विभागों में हिंदी अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु पता नहीं पिछले कितने वर्षों से हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। यद्यपि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अभी भी हिंदी के माध्यम से नौकरी पाना संभव नहीं लगता है, परंतु जिस प्रकार अमेरिका, यूरोप और चीन भारत में उभरते हुए ग्रामीण मध्य वर्ग में अपना माल बेचने को लालायित हो रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हिंदी जीविकोपार्जन का साधन बन जाएगी। ये हमारा भविष्य का संकेत है। हिंदी में अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाने की अपनी प्राचीन परंपरा रही है। अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्दों का समावेश हिंदी में अनवरत हो रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा दैनिक जागरण समूह के आइनपेस्ट, उजाला आदि अखबारों ने अधिकतर ये समाचार जो पत्र हैं, क्योंकि ये 21वीं सदी के भारत के समाचार पत्र हैं, इन लोगों ने इंग्लिश को अपनाना शुरू कर दिया। ये एक नया शब्द उभर कर आया है, हिंग्लिश, जहाँ पर आपकी हिंदी भी है, जहाँ पर आपकी अंग्रेजी भी है। यहाँ तक कि अमर उजाला आदि ने तो अपने कुछ लेखों को इंग्लिश में निकालना आरंभ भी कर दिया है। टीवी के अधिकांश कार्यक्रम भी
भाषी जो कहना चाहिए, मतलब मुझे तो कई बार बड़ा अचरज भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुभाषीय हिंदी का हमारे सामने एक नया प्रयोग सामने आ रहा है। इस प्रकार चाहे परिवर्तित रूप में ही सही, हिंदी का प्रसार द्रुत गति से हो रहा है। हिंदी का यह रूप अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाए लोगों को भी समझ में आता है और उनमें स्वीकार्य भी हो रहा है। विगत 15-20 वर्षों से आशीष कंदवे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, सादर नमस्ते आपको। पिछले 15-20 वर्षों से विदेशों में हिंदी का प्रसार बड़ी तेजी से हुआ है। 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और बाजारवादी प्रतिस्पर्धा में आगे रहने की ललक में किसी ना किसी देश में हिंदी में अब तो क्रैश कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं, पूरे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलनों, कवि सम्मेलनों, विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं और संतों के प्रवचनों ने विदेशों में हिंदी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही साथ आप सबको मालूम है कि हिंदी फिल्मी गानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यूके से प्रकाशित पुरवाई, अमेरिका से विश्व विवेक, कनाडा से हिंदी चेतना एवं ई पत्रिकाओं में शाहजहाँ की अभिव्यक्ति एवं अनुभूति, कनाडा की साहित्य कुंज, अमेरिका की ई विश्वा, भारत में अम्बाला से संपादित व अमेरिका से प्रकाशित अनहद कृति आदि बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है सारी की सारी पत्रिकाएं। फिर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। यथा हिंदी का यूएनओ की भाषाओं में प्रवेश, हिंदी को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की भाषा बनाना, हिंदी को उच्च न्यायालयों में स्थापित करना, हिंदी को राष्ट्रभाषा के समुचित और व्यावहारिक स्थान पर प्रतिष्ठित करना तथा हिंदी को कंप्यूटर एवं जीविकोपार्जन की भाषा बनाना आदि ऐसी कई हमें संभावनाएं नजर आती हैं जिनके माध्यम से हिंदी भाषा का विस्तार हो सकता है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी की प्रतिस्पर्धा अंग्रेजी, स्पेनिश, अरेबिक आदि भाषाओं से है जिनके पास हमसे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। हिंदी प्रेमियों को हिंदी की स्वीकार्यता एवं उपयोगिता बढ़ाने के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं की अभिवृद्धि के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा यह प्रयास ही देश की संस्कृति की अविलंब कहना चाहिए कि उसकी अविलंब जो एक विकास धारा है उसके लिए हमारे लिए आवश्यक प्रतीत होता है। और क्योंकि हम जो वर्तमान समय में हिंदी की यदि बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और लेकिन इतना गुण संपन्न होने के बावजूद आप लोगों ने देखा होगा जब से हमारे सोशल मीडिया आया है, खास तौर पे जब से हम मोबाइल पे खूब अपने मैसेजेस करने लग गए हैं, तो हिंदी को हम रोमन लिपि में लिखने लग गए हैं। इतना गुण संपन्न होने के बावजूद यदि कोई हिंदी को रोमन लिपि में अपनाने की सलाह दे या रोमन लिपि को अधिक वैज्ञानिक बताए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए, हम भारतवासियों के लिए और हिंदी के साथ नहीं हो सकता है। हिंदी की वर्तमान स्थिति सुधारने के लिए और भी कुछ किया जाए, जो कुछ भी किया जाए, हमें इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, हमें इस पर अच्छे से मंथन करना चाहिए, लेकिन लिपि बदलने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा की लिपि बहुत ही, देवनागरी लिपि जो हमारी है बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। इसके जैसी वैज्ञानिक लिपि कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। इसीलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि बंगाली, गुजराती और मद्रासी विद्वानों को भी इस सर्वगुणशालिनी नागरी लिपि का ही आश्रय लेना चाहिए। इस तरह से इस वैज्ञानिक लिपि की सबने खूब प्रशंसा की है। जहाँ तक बोलचाल और लेखन के स्तर पर हिंदी के प्रयोग का प्रश्न है, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जिसमें कि हमारे फिल्म आते हैं, नाटक आते हैं, धारावाहिक आते हैं आदि में हिंदी की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। चिंता है तो सिर्फ यही, जैसा कि मैंने भी आपको पहले भी संकेत दिया था, चिंता है तो केवल और केवल
राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग। हम हिंदी की शक्ति को नहीं देखते हैं, सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में वर्तमान में हो रही उसकी उपेक्षा को देखकर हम अक्सर विचलित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से विचलित होते हैं जैसे एक गरीब पिता अपने सर्वगुण संपन्न बेटे को नौकरी के लिए जब वह देखता है कि उसका जो सर्वगुण संपन्न बेटा है वो नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाता है, तो पिता बहुत ही विचलित होता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस पिता को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह सर्वगुण संपन्न है तो एक ना एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनकर ही रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि हमारा बड़ा आदमी बनने से आशय क्या है। जब हम बड़ा आदमी बनने की बात करते हैं तो हम किसी पद से हमारा तात्पर्य नहीं होता, हमारे पास कितनी संपत्ति है हम इसकी बात नहीं देखते हैं, हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, हमारे पास कितने सुख सुविधाओं को हमने एकत्र करके रखा हुआ है, हमारा आशय इससे नहीं होता। जब हम बड़े आदमी की बात करते हैं तो हमारा आशय एक विचारवान, एक अच्छे मनुष्य से होता है। और जब मैं एक अच्छे और विचारवान मनुष्य की बात करती हूँ तो यही मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि एक अच्छा मनुष्य हमारी अपनी भाषा ही बना सकता है, क्योंकि हमारी अपनी भाषा, हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हमें संस्कार देती है। संस्कार देने देकर वह हमें अच्छा व्यक्ति, अच्छा मनुष्य बनाती है, जबकि विदेशी भाषा हमें कार दे सकती है पर संस्कार नहीं दे सकती है। इसलिए हमें वर्तमान में अच्छे मनुष्य बनाने के लिए, भारत का भविष्य अच्छा बनाने के लिए हमें भारतवासियों को भारतीय भाषाओं से जोड़ना पड़ेगा और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ाना होगा। अब ऐसा भी अक्सर लोग जहां देखो चारों तरफ यही सुनने को मिलता है कि भाई अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया, ऐसे में हिंदी का क्या काम। मुझे लगता है कि ये ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ही हिंदी की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? उदारीकरण और बाजारीकरण की शक्ति ही इसके पीछे काम कर रही है। और बाजार बिकने वाली वस्तु की ताकत देखता है और वह ताकत केवल और केवल हिंदी भाषा में है। आज क्योंकि चीन की बातें हो रही हैं, कोरोना जो कि ऐसा कहा जाता है कि वुहान से निकलकर पूरे विश्व में जिसने दहशत मचा दी, और भारत और चीन में आजकल क्या चल रहा है ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और हम सब मानते हैं कि चीन और भारत अर्थ जगत में महाशक्ति बनकर उभर रहे हैं। आबादी की दृष्टि से भी ये दोनों देश विश्व में सबसे ऊपर है। इन दोनों ही देशों में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत ही कम है। हमें लगता है, हमें बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कई बार कि चारों तरफ अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। आप केवल भारत को दिल्ली शहर में बैठकर मत देखिए, आप भारत को चंद शहरों में बैठकर नहीं देख सकते। आपको असली भारत देखना है तो आपको वो जो 80% भारत गांवों में रहता है, जो ग्रामीण भारत है, यदि आपने भारत का आकलन करना है तो आपको 80% उस भारत को देखना होगा। और जब आप उस भारत को देखेंगे तो वहां पर आपको अंग्रेजी का वर्चस्व नहीं मिलेगा। ये हमारे कुछ, जो मैं तो उन्हें पढ़ा लिखा भी नहीं कहती, मैं तो उन्हें केवल डिग्री बटोरने वाले लोग कहती हूँ। ये डिग्री बटोर कर कुछ लोगों ने अपने आसपास जो एक अंग्रेजी का वर्चस्व बना लिया है, जिस अंग्रेजी को उन्होंने अपना स्टेटस बना लिया है, ये कोई बहुत अधिक दिनों तक टिकने वाला नहीं है। मीडिया में भी ये बहुत ही गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है कि भारत में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। मुझे लगता है यदि सही पैमाने से मापा जाए तो वह 1% से अधिक भी नहीं होगी। हमारे जो अधिकांश जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय राष्ट्र है, आज भी वह भारतीय भाषाओं की तरफ और अपनी हिंदी के प्रति देख रहा है।
सच तो यह है कि अंग्रेजी की शिक्षा पर इतना अधिक पैसा बर्बाद किए जाने के बावजूद अंग्रेजी जानने वालों की भारत में 1% से अधिक संख्या नहीं है। हालांकि कई लोग इसे 2%, कई लोग इसे 5% कहते हैं। मैं कहती हूँ 5% भी मान ली जाए तो 5% भी कोई संख्या होती है इतने बड़े राष्ट्र की? ये मैंने ही नहीं, स्वयं सांसद दयानिधि मारन ने भी स्वीकार किया कि जो भाषा कम खर्च में सीखी जा सकेगी, जिस भाषा के बोलने और समझने वाले विश्व में सर्वाधिक होंगे, बाजार अर्थव्यवस्था के तहत वही भाषा चलेगी। आज कितने विज्ञापन हैं जो अंग्रेजी में आते हैं, मुझे लगता है वे नहीं के बराबर हैं। और यदि हम वास्तविकता को देखना चाहें तो मुझे लगता है अंग्रेजी को सबसे अधिक संरक्षण मिला है कार्यालयों में। जिन सरकारी कार्यालयों में हम हिंदी बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हीं कार्यालयों में अंग्रेजी को सबसे अधिक संरक्षण मिलता है। विज्ञापन का सारा पैसा अंग्रेजी अखबारों को मिलता है। हिंदी भाषी राज्य सरकारें भी अपना विज्ञापन अंग्रेजी के अखबारों में देती हैं और मुझे लगता है इसी के कारण भारत में अंग्रेजी अखबार जिंदा हैं, वरना अब उनमें अपना दम नहीं नजर आता। अंग्रेजी ने भारत की सारी भाषाओं को पददलित करके रख दिया है। यहाँ तक कि अंग्रेजी के वर्चस्व ने भारतीय भाषाओं की अस्मिता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अभी जब मैंने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया था, मैंने आपको बताया था कि कितनी हमारी भाषाएं लुप्त हो रही हैं और भारत जो कि बहुभाषी राष्ट्र कहलाता है, उस बहुभाषी राष्ट्र में भाषाओं का विलुप्त होना कोई अच्छी बात नहीं है। अंग्रेजी भाषा अपने गुण के कारण नहीं, बल्कि जो हमारी भर्ती परीक्षाएं हैं, उन भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा के जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं और जो अंग्रेजी मीडियम है, उस अंग्रेजी मीडियम के कारण ही अंग्रेजी जिंदा है। यदि आज भर्ती परीक्षाओं के स्तर पर हिंदी और भारतीय भाषाओं को सम्मानजनक स्थान मिलना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है यह स्थिति शीघ्र ही सुधर जाएगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। और कोरोना काल में आपने देख ही लिया है, भारत की स्थिति भी चिंताजनक है, लेकिन भारत फिर भी संभला हुआ है। भारत में मृत्यु दर अभी भी बहुत कम है। हमारी जो भारतीय जीवन शैली है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की चिंतन शैली है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारे जीवन में नियमों पर जीवन जीने की शैली है, उस शैली ने इस कोरोना काल में भी भारत की रक्षा की है। और इसीलिए आने वाले समय में लग रहा है कि भारत सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर ही रहेगा। और ऐसी स्थिति में मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में अपना माल बेचने के लिए इस देश की सबसे अधिक लोकप्रिय भाषा अर्थात भारत की अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी को अपनाना होगा, क्योंकि हिंदी में सबसे बड़ा बाजार है। और इस ग्लोबलाइजेशन से डरने की भारतवासियों को कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यह हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए वरदान साबित होगा। त्रिलोकनाथ पांडे जी और हेमंत कुमार जी भी कह रहे हैं कि हिंदी को सरल और आमजन की भाषा बनाना होगा। और मुझे लगता है क्योंकि ये भाषाएं बहुत ताकतवर हैं और एक बड़े समुदाय के द्वारा बोली और समझी जाती हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, खड़ी बोली हिंदी का अतीत उज्जवल था, वर्तमान उज्जवलतर है और भविष्य उज्जवलतम होगा। और आशा है, क्योंकि मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा, हेमंत कुमार जैसे युवा लोग जुड़ रहे हैं, सुभाष चंद्र लाखन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ आप सब लोग भी इस बात को मानेंगे कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरा हिंदी भाषा का क्या स्वरूप होगा, इस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। दरअसल मेरा अपना मानना है कि किसी भी भाषा का स्वरूप उसका उपयोग करने वाले तय करते हैं। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है
सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इन क्षेत्रों में तो वह पहले से ही बहुत लोकप्रिय है और इन क्षेत्रों में अतिशय प्रयोग के कारण उसका स्वरूप पहले से ही निश्चित हो चुका है। ऋषि शर्मा जी कह रहे हैं कि हिंदी को रोजगार की भाषा बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव की संभावना अक्सर बहुत कम रहती है, अतः इन क्षेत्रों में प्रयोग में आने वाली हिंदी भाषा में भी अधिक तब्दीली भविष्य में आने वाली नहीं है। हिंदी का प्रयोग हिंदी भाषी राज्यों के विधान मंडलों में पूरी तरह से हो रहा है और जब से जनता के असली नुमाइंदे चुनकर संसद में आने लगे हैं, तब से संसद में भी उसका व्यवहार काफी हद तक बढ़ा है और अब तो हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो हमारे राष्ट्र का नेतृत्व कर रही हैं, इस राष्ट्र का नेतृत्व अपने राष्ट्र को संबोधित करें या विदेशों में वे जाते हैं तो वो हिंदी में अपनी बात रखते हैं और इसीलिए मुझे लग रहा है हिंदी में बोलने के कारण उनकी जो पूरे विश्व में भारत की जो छवि बनी है वो वास्तव में हम सबको बहुत ही अपने प्रेरित करने वाली हमें छवि दिखाई देती है। इसी तरह से सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव की गति हमेशा मंद रहती है। इतनी आसानी से सामाजिक रीति रिवाज कहाँ बदलते हैं। हमारे नवयुवकों की विदेशी यात्राएं हों, फिल्में हों, मीडिया आदि जो हमारी संस्कृति को ये अवश्य ही प्रभावित करते हैं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक बार कहा था कि भारतीय संस्कृति में अधिक खुलापन है तथा भारतीय समाज इतने खुलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, परंतु पाकिस्तान में ऐसा संभव ही नहीं है। यही कारण है कि फिल्मों को तो छोड़िए, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं तक में वासना विशेषांक निकलने लगे हैं। सेक्सी गाना गाने वाले बच्चों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। मुझे लगता है ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विभिन्न भारतीय और पाश्चात्य भाषाओं से शब्द भी हिंदी में निर्बाध गति से अब दिखाई देने लगे हैं। जहाँ तक अर्थव्यवस्था में एवं कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग का प्रश्न है, दरअसल इसका व्यवहार कम होने के कारण स्वरूप अंतिम रूप से अभी निश्चित नहीं हो सकता है। जहाँ तक सरकारी कार्यालयों का प्रश्न है, क्योंकि मैं स्वयं एक सरकारी महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि शब्दकोशों के शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि शब्दकोशों के शब्दों का प्रयोग राजभाषा में नहीं करेंगे तो सचमुच अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए गढ़े गए बहुत से शब्दों में से शब्द जो सशक्त शब्द हैं, धीरे धीरे सशक्त शब्द हमेशा बने रहेंगे और जो कमजोर शब्द होंगे, मुझे लगता है वो कमजोर शब्द धीरे धीरे गायब हो जाएंगे राजभाषा हिंदी में। दरअसल जो संक्षेप में लिखने की हमारी अब आदत बढ़ती चली जा रही है, वे हिंदी की प्रकृति के अनुकूल ना हो। इसलिए कहा जा सकता है कि भविष्य में हो सकता है ऐसा कि जो चालू शब्दावली हो उसका प्रयोग करें, बढ़ने लग जाए। इसी में ही हमें नए शब्द ना गढ़कर पुराने शब्दों में नए अर्थ का हमें प्रयास करना चाहिए। और जब हम भविष्य की हिंदी की बात करते हैं, और भविष्य की हिंदी की बात भी हम उस दौर में कर रहे हैं जिस दौर में हमारे सामने लगभग 34-35 वर्षों के पश्चात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, आप सब इस बात को से सहमत होंगे कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हमें बहुत सी उम्मीदें जग गई हैं। हमें इसमें बहुत सी संभावनाएं हमें दिखाई देने लग गई हैं। क्यों? उसका एक ही कारण है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति से लग रहा है कि जिस तरह से इसमें मातृभाषा की बात की गई है, जिस तरह से इसमें भारतीय भाषाओं के सम्मान की बात की गई है, और इसमें कहा गया है कि बच्चे को जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा उसको उसकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए,
क्योंकि जब हम उसकी मातृभाषा में उसको शिक्षा देंगे तो मातृभाषा में शिक्षा देते समय उसका जो प्रतिभा है, उसका जो मौलिक प्रतिभा है, उसके अंदर जितना उसको उसने दे सकता है राष्ट्र को, उसकी प्रतिभा का जो कहना चाहिए जो प्रस्फुटन होगा, विद्यार्थी की प्रतिभा का प्रस्फुटन उसकी मातृभाषा में ही संभव है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है। उसके बाद भारत क्योंकि बहुभाषी राष्ट्र है, भारत में विविध राज्य हैं, राज्यों से जुड़ा हुआ भारत, जब मान लीजिए यदि मैं अपनी एक मातृभाषा सीखती हूँ, मातृभाषा में मेरी प्राथमिक शिक्षा होती है और मुझे यदि किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से बात करनी है तो उस समय मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि पूरे भारत की एक भाषा होनी चाहिए। उसी स्तर पर जब जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो वहाँ आवश्यक हो जाता है कि जब हमें अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों के लोगों से, व्यक्तियों से बात करनी है तो वहाँ पर हमें अपनी राष्ट्रभाषा हमें विचार विमर्श करने में सहायता प्रदान करेगी। हाँ, यहाँ पर दरअसल हिंदी के सामने, हिंदी को किसी से मुझे लगता है कोई खतरा नहीं है, अंग्रेजी से भी कोई खतरा नहीं है। ये जो हमने अंग्रेजियत का एक वर्चस्व पैदा कर दिया है, इससे जो हमारी युवा प्रतिभा है, इससे जो हमारे राष्ट्र की प्रतिभा है, जिस प्रतिभा के कारण इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जिस प्रतिभा के साथ ये राष्ट्र दोबारा से विश्व गुरु बन सकता है, उस राष्ट्र की प्रतिभा का हनन, उसका दोहन हम केवल और केवल एक विदेशी भाषा के कारण कर रहे हैं। आज अंग्रेजी हमारे घर के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है। आज इस अंग्रेजी भाषा के कारण हमारे कई पढ़े लिखे विद्यार्थी अपने प्रश्न पत्र जो है वो सही से कर नहीं पाते हैं। अपनी उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी के कारण वे आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और एक ऐसा अवसर आता है कि यह अंग्रेजी भाषा उनके भीतर हीन भावना को जन्म दे देती है। चारों तरफ हमने अपने चारों तरफ अंग्रेजी का एक ऐसा माया जाल सा बना लिया, एक ऐसा माया जाल हमने बुन लिया कि हमें लगता है इस भाषा से अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा जीवन ही निरर्थक है। ये अंग्रेजी हमारे स्टेटस के साथ जुड़ गई, हमारा स्टेटस सिंबल बन गई। किसी राष्ट्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि कोई विदेशी भाषा उस राष्ट्र की स्टेटस सिंबल बन जाए। हाँ, हमारी भारतीय भाषाएं हैं और जब हम भारतीय भाषाओं की बात करते समय जो मातृभाषा, संपर्क भाषा, विदेशी भाषा की हम बात करते समय जो त्रिभाषा फार्मूला था, त्रिभाषा फार्मूला इसीलिए आया था और अंततोगत्वा ये त्रिभाषा फार्मूला ही हमारी सहायता करेगा। जो मेरी मातृभाषा है मुझे सीखनी चाहिए और बार बार जब हम हिंदी के भविष्य की हिंदी की हम बात करते हैं तो बार बार कहा जाता है कि दक्षिण के लोग हिंदी का बहुत विरोध करते हैं, जबकि मैं इस बात को नहीं मानती। हिंदी के लिए दक्षिण भारतीय लोगों ने हमेशा काम किया है। आज भी हिंदी के लिए सबसे अधिक काम, हिंदी में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं तो हमारे दक्षिण भारतीय कर रहे हैं। दक्षिण भारतीयों की केवल एक ही मांग होती है, उनकी एक ही इच्छा होती है, पहली कि यदि हम दूसरी भाषाएं सीख सकते हैं, दूसरे प्रदेशों की भाषाएं सीख सकते हैं, तो दूसरे प्रदेश के लोग दक्षिण भारत की भाषाएं क्यों नहीं सीख सकते। बात बिल्कुल सही है और मैं आपको बताऊं, मैं तो सोच रही हूं, बल्कि शुरू भी कर रही हूं, मैं अपने महाविद्यालय में भी करने की सोच रही हूं कि मेरी अपनी मातृभाषा यदि हरियाणा की है, मैं हरियाणा बोल सकती हूँ, हरियाणवी समझ सकती हूँ, सब काम कर सकती हूँ, तो मुझे तमिल भी सीखनी चाहिए, मुझे तेलुगु भी सीखनी चाहिए, मुझे कन्नड़ भी सीखनी चाहिए, मुझे बांग्ला भी आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि हमें इन राज्यों के लोगों के साथ बातचीत करने में आसानी होगी। लेकिन हर व्यक्ति के लिए इतनी भाषाएं सीखना यदि आसान नहीं है तो वह व्यक्ति कम से कम अपनी मातृभाषा के साथ दूसरे राज्य की कुछ भाषाएं सीख ले और अपने राष्ट्र की जो राष्ट्रभाषा हो उसमें सब आपस में विचार विमर्श कर सके। आजकल क्या होता है? आजकल बिल्कुल उल्टा होता है। मान लीजिए मुझे तमिल भाषा नहीं आती है और एक तमिल व्यक्ति मेरे से बातचीत करता है। अब तमिल व्यक्ति को तमिल भी आती है
उसको हिंदी भी आती है, मुझे तमिल आती नहीं है, और उस तमिल व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है, मुझे और तमिल व्यक्ति को आपस में विचार विमर्श करना है, तो ले देकर वहां क्या मजबूरी हो जाती है? वहां मजबूरी हो जाती है कि फिर हम अंग्रेजी का सहारा लेते हैं। यदि यही हमारे राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा हो तो अपने राज्य से बाहर विचार विमर्श करने में हमें बहुत सुविधा होगी। अभी मैं आपको बताऊं, हंसराज कॉलेज ने राष्ट्रभाषा को लेकर, राष्ट्रभाषा की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। उस हस्ताक्षर अभियान में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। उस हस्ताक्षर अभियान में भी हंसराज कॉलेज ने एक ही बात कही है कि हम सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हैं। सब भारतवासियों को अधिक से अधिक भारतीय भाषाएं सीखनी चाहिए। हमें भारतीय भाषाओं की अस्मिता को बचाना है, लेकिन पूरे राष्ट्र को आपस में परस्पर विचार विनिमय करने के लिए, आपस में संवाद करने के लिए एक भाषा का होना, राष्ट्रभाषा का होना बहुत आवश्यक है। वहां भी कहीं कुछ मंचों पर विरोध के स्वर मुझे सुनाई देने लग गए कि यदि ऐसा होगा तो दक्षिण भारत के लोग बहुत विरोध करेंगे। मैंने कहा, इस हस्ताक्षर अभियान में दक्षिण भारत के लोगों ने तो विरोध ही नहीं किया। दक्षिण भारत के लोग तो इसका समर्थन कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर भी कर रहे हैं, लेकिन जो इधर हिंदी जानने वाले लोग हैं वो इसका अधिक विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों? लेकिन मुझे लगता है इस दिशा में हिंदी है जिंदगी, इस पेज ने बहुत बड़ी समूह ने इसने बहुत सहायता की। मैं ऋषि शर्मा जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हस्ताक्षर अभियान में हमारे साथ लोगों को जोड़ा। हस्ताक्षर अभियान अभी चल रहा है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप उस हस्ताक्षर अभियान के साथ जुड़िए। हम बताएं, हस्ताक्षर अभियान में अभी तक 5,000 लोग जुड़े हैं। क्यों? एक राष्ट्र की राष्ट्रभाषा क्यों अनिवार्य नहीं है इसी राष्ट्र के लिए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के बिना गूंगा होता है, और हम लगभग 73 वर्षों की आजादी के बाद आज भी गूंगे बने हुए हैं। और भविष्य में भी क्या हम गूंगे बना रहना चाहते हैं? नहीं, अब भारत गूंगा नहीं बनेगा, अब भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जहां मातृभाषा की बात की गई है, जहां भारतीय भाषाओं की अस्मिता की बात की गई है, वहां पर विद्यार्थियों को, बच्चों को कौशल के साथ जोड़ा गया है कि बच्चे के जो भीतर की प्रतिभा है, चाहे उसकी वह प्रतिभा संगीत की दुनिया की हो, चाहे उसका नृत्य की दुनिया की हो, किसी भी उसके अंदर अगर कोई प्रतिभा है तो उसको बाहर लाकर उसको अवसर दिए जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। सोचिए, उसके भीतर की प्रतिभा को हम किसी विदेशी भाषा के द्वारा सामने नहीं ला सकते। हम केवल और केवल मातृभाषा या राष्ट्रभाषा के द्वारा ही उसको सामने ला सकते हैं। केवल और केवल हमारी भारतीय भाषाएं और हमारी राष्ट्रभाषा ही हमें इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बना सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, भविष्य में हिंदी भाषा का स्वरूप अर्थव्यवस्था तय करेगी। भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा तथा अर्थव्यवस्था का स्वरूप बहुत हद तक हिंदी भाषा के स्वरूप को भी तय करेगा। साथियों, इस समय जब हम भविष्य की बात करते हैं तो हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच भी नहीं सकते हैं। हम केवल कह सकते हैं हिंदी का स्वरूप कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन ग्राहक की जरूरत के अनुसार मंडी में आई वस्तुओं का स्वरूप जैसे बदलता रहता है, जो ग्राहक की आवश्यकता होती है मंडी में वैसा ही सामान आता है, वैसे ही हिंदी भाषा का स्वरूप भी बदलेगा। वह किसी बंधन में बंध कर रहने वाली नहीं है, क्योंकि बंधन को मानते वही जो नद नाले सोते हैं, बंधन को मानते वही जो नद नाले सोते हैं, किंतु महानत तो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं। हिंदी महानत की तरह सभी मर्यादाएं लांघते हुए आगे बढ़ती जाएगी, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, आज नहीं तो कल हिंदी अवश्य ही राष्ट्रभाषा बनेगी। और हमें किसी को इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहिए, हमें प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए। हाँ, मैं दक्षिण भारतीय लोगों के साथ हूँ, हमें उनकी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए, हमें हर भारतीय भाषा का सम्मान करना चाहिए। और जब
क्योंकि इस राष्ट्र के लिए, हिंदी के विकास के लिए दक्षिण भारतीय व्यक्तियों ने, दक्षिण भारतीय संस्थाओं ने बहुत काम किया है। इसलिए जब जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए तो उसमें हिंदी के लिए जो दक्षिण भारतीय लोगों का योगदान है, जो दक्षिण भारतीय संस्थाओं का योगदान है, उसका विस्तार से उसकी चर्चा हिंदी साहित्य के इतिहास में होनी चाहिए। मुझे लगता है एक इतिहास हिंदी साहित्य का जरूर लिखा जाएगा जिसमें दक्षिण भारतीय संस्थाओं, दक्षिण भारतीय लोगों के द्वारा जो योगदान है वो उसका उल्लेख विस्तार से होगा। और हिंदी का जो उत्थान है, हिंदी का विकास तो हमेशा गैर हिंदी भाषियों ने किया है। आज भी जो हंसराज कॉलेज ने जिस मांग को सामने रखा है, हिंदी राष्ट्रभाषा बने, इस मांग पर जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, मैं कभी घबराती नहीं हूं। मैं तो कहती हूँ इसी बहाने हंसराज कॉलेज ने एक मुहिम तो छेड़ी है, परामर्श हमने कम से कम इसी बहाने, चिंतन तो होगा, मनन तो होगा। हाँ, जैसे जैसे हिंदी बढ़ेगी, हमारी रोजगार की भाषा बनेगी, जब हम सारे हमारे अंग्रेजी स्टेटस का सिंबल नहीं बनेगी। बात यहाँ पर केवल भारतीय भाषाएं बनाम अंग्रेजी है। हमें अंग्रेजी मुक्त भारत बनाना है। अंग्रेजी मुक्त भारत जिस समय हम कहते हैं तो अक्सर ये कह देते हैं कि हमारे जो युवा विदेशों में जाते हैं उनको कितनी मुश्किल होगी। ये हमारा भ्रम है। जब उनको विदेशों में जाना होगा, जब विदेशियों से बात करनी होगी तो वे अंग्रेजी सीख लेंगे। कोई विदेशी भाषा सीखने में बहुत अधिक शक्ति नहीं लगती, बहुत अधिक समय नहीं लगता है। जब आवश्यकता पड़ती है हम सीख लेते हैं। अब तो भारत में उद्योग लगाने की आवश्यकता है। अब तो हम कह रहे हैं कि भारत के युवा, भारत के बच्चे नौकरियों के लिए ना भटकें बल्कि रोजगार देने वाले बने। हमें इनको उद्योगों के साथ जोड़ना है। जब ये अपनी मातृभाषा में काम करेंगे, अपनी राष्ट्रभाषा में काम करने का इनको अवसर मिलेगा तो ये अपने उद्योग लगाएंगे। हाँ, उद्योग लगाने के लिए इन्हें हमें ऋण जैसी सुविधाएं देनी चाहिए, इन्हें हमें छोटे छोटे रोजगार लगाने के लिए प्रेरित करने चाहिए। और कभी इनके मन मस्तिष्क में हमें एक बात डालनी चाहिए कि कोई भी जो काम होता है वो काम छोटा नहीं होता है। अभी अभी मेरे सामने एक जो है सुभाष चंद्रा जी एक टिप्पणी भेज रहे हैं कि हिंदी अखबार खरीदें, हिंदी में निमंत्रण पत्र छपवाएं, हिंदी में रचनाएं लिखें। बिल्कुल सही बात है। हिंदी में काम कर कर ही हम उसको हिंदी को बढ़ाएंगे। और हर राष्ट्र के एक एक व्यक्ति का जो सम्मान होता है वो सम्मान उसकी भाषा के द्वारा ही संभव होता है। ऐसा कैसे हो जाता है? विदेश से लोग हमारे सामने आते हैं, जब विदेश से लोग हमारे राष्ट्र में आकर अपनी भाषा में बात करते हैं और हम उन विदेशियों के सामने अब अंग्रेजी में बात करने लग जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं एक समय विदेशियों की कक्षा लेती थी और जो विदेश से बच्चे आते थे उनको मैं हिंदी पढ़ने पढ़ाने का काम करती थी। एक विदेशी छात्रा ने मुझसे पढ़ते पढ़ते एक दिन प्रश्न किया कि मैडम, आप मुझे अंग्रेजी की जगह आप हिंदी सिखा रही हैं। हिंदी सीखने हम यहाँ पर आए हैं, हम हिंदी सीखना भी चाहते हैं, लेकिन जब मैं क्लास के बाहर जाती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस हिंदी का इस्तेमाल कहाँ पे करूँ। मैं ऑटो रिक्शा वाले से बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि कितने पैसे देने हैं, वो कहता है ओनली 20 रुपीज़। मैं बाजार में जाती हूँ, मैं आलू मैंने खरीदने हैं, मैं उस पर निशान जब हाथ रखती हूँ, मैं आलू बोलने की कोशिश करती हूँ, वो कहते हैं पटैटो। देखिए, ये हम भारतीयों का कितना दुराग्रह है, ये हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि हमें एक विदेशी भाषा हम पर इतनी हावी होती जा रही है। इसलिए भारत के युवा का अब यह कर्तव्य है कि इस राष्ट्र को इस गुलाम मानसिकता से बचाए, इस राष्ट्र को विदेशी भाषा से बचाए, बचाकर अपने राष्ट्र की पहचान, अपने राष्ट्र की अस्मिता, अपने राष्ट्र की संस्कृति व अपनी राष्ट्रभाषा के द्वारा ही संभव कर सकता है। और मैं पुनः कहना चाहूँगी कि राष्ट्रभाषा के द्वारा ही राष्ट्र की अस्मिता बचती है। राष्ट्रभाषा ही हमारे राष्ट्र की संस्कृति होती है, वह उसके प्रतीक हमें उसके लिए प्रेरित करती है। हेमंत कुमार लिख रहे हैं, ये सच में बड़ी चिंतनीय स्थिति है। चिंतनीय स्थिति नहीं है हेमंत, युवराज सही कह रहे हो, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, लेकिन अब ये अंग्रेजी भी जाएगी। 73 वर्ष हो गए अंग्रेज़ों को गए हुए, लेकिन अंग्रेज़ी धीरे धीरे जो बढ़ती चली गई, अब यह भी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आ चुकी है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। एक बार अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं हिंदी है जिंदगी के पुनः
ऋषि शर्मा जी को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आपके साथ बातचीत का अवसर दिया। बार बार वे कह रही हैं कि मैडम अपना परिचय दे दीजिए, और मैं बार बार इस संकोच में हूँ कि मैं अपना क्या परिचय दूँ, क्योंकि मैं तो आप ही की तरह हिंदी की एक सामान्य सी एक विद्यार्थी हूँ, और सामान्य सी विद्यार्थी होने के साथ साथ प्रशासन के एक जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज की प्राचार्य हूँ। लेकिन प्राचार्य होना मेरी पहचान नहीं है, मेरी पहचान आप लोग हैं। और जिस दिन आप सब लोग मिलकर हंसराज कॉलेज के राष्ट्रभाषा के लिए हस्ताक्षर अभियान में शामिल हो जाएंगे, मुझे लगेगा हंसराज कॉलेज ने जो एक अभियान चलाया है, जो एक मुहिम छेड़ी है, हो सकता है उस अभियान में हम सफल ना हो सकता है ये राष्ट्रभाषा 1-2 दिन में ना बने, 10 साल में तो बन ही जाएगी। अंततोगत्वा हमें बनानी है। और जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसने हमारे सामने एक नया सूर्य उत्पन्न किया है, आशा की एक किरण उत्पन्न की है, मुझे लगता है हम सबको आश्वस्त होना चाहिए। विरोध भी होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन उस विरोध के बीच में भी हम आश्वस्त होंगे, हम हिंदी भाषा के लिए काम करते रहेंगे, और अंततोगत्वा एक दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना ही होगा। हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी ही, इसी आश्वस्त विश्वास के साथ, बहुत ही मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, विश्वास सकारात्मक भाव के साथ एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जितने प्रतिभागी मेरे साथ जुड़े, हो सकता है मैंने कुछ के नाम ले लिए, कुछ के नाम मैं नहीं ले पाई, जिनके नाम छूट गए हों उनके लिए से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जितने लोग मेरे साथ जुड़े, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं केवल एक अनुरोध ही कर सकती हूँ कि आप हिंदी के साथ जुड़िए, आप भारतीय भाषा के साथ जुड़िए, आप अनेक भारतीय भाषाएं सीखिए और हिंदी के लिए डट कर कदम आगे बढ़ाइए। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, हम अपने राष्ट्र के लिए, अपनी भाषा के लिए सदैव तत्पर हो सकें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अब आपके कुछ प्रश्न जो हैं, मैं चाह रही हूँ कि कुछ प्रश्न अगर, क्योंकि बीच बीच में जो टिप्पणी आ रही थी मैं अपने वक्तव्य में उसका उत्तर देती रही हूँ। हेमंत ने प्रश्न किया है, जापान में वो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं लेकिन वहाँ काम सब जापानी भाषा में होता है। मैं भी यही बात कह रही हूँ कि आवश्यकता है, बाहर जाकर विदेश में जाकर आपने काम करना है तो आप जो मर्जी भाषा सीखिए, लेकिन आप कम से कम अपनी भाषा को दरकिनार मत कीजिए। जब आप अपने देश में हैं, अपने घर में हैं, अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने देश में काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी भाषा में काम करना चाहिए। आप राज्य का काम कर रहे हैं, किसी भी भाषा में कर रहे हैं, लेकिन जब आपको राष्ट्र का काम करना हो, इसीलिए बार बार हमें एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस होती है। विनोद चौहान जी के साथ कई लोगों ने कहा, ऋषि शर्मा जी ने भी कहा, वास्तव में हिंदी रोजगार की भाषा बननी चाहिए। अब तो हिंदी को रोजगार की भाषा बनना ही होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अगर भारत के बाजार में किसी को प्रवेश करना है तो उसे हिंदी में काम देना होगा, उसे हिंदी सीखनी होगी, क्योंकि हिंदी दिल की भाषा है। सुमित्रा ने लिखा है, सुमित्रा जी ने, हिंदी दिलों को जोड़ने का काम करती है और हमेशा ये दिल मांगे मोर। जब हम ये दिल मांगे की बात करते हैं तो वह हिंदी में ही संभव है। और हेमंत बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि केवल और केवल हिंदी की विशेषता है कि वह दूसरी भाषा के शब्दों को आत्मसात कर अपने में समाहित कर लेती है। पुष्पेंद्र जी ने बिल्कुल सही लिखा, भारतेंदु ने बहुत पहले कह दिया था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ये को सूल। तो ज्ञान लेने का, देने का काम तो केवल हम अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में ही कर सकते हैं, हम दूसरी किसी भाषा में नहीं कर सकते हैं। अब यदि किसी और तरह की टिप्पणी, क्योंकि मेरे इस पे आ नहीं रही है, यदि आप किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करते हैं, कोई आप प्रश्न करते हैं, तो मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन टिप्पणी जो है, किसी तरह की टिप्पणी मेरे इस पे आ नहीं रही है, या तो आप मेरी बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जब मन में प्रश्न होता है तो वह प्रश्न हमारे भीतर की
जिज्ञासा को प्रकट करता है, और जब मन में जिज्ञासा होती है, जब कुछ जानने की इच्छा होती है, वही हमारे भीतर कुछ पाने की इच्छा भी पैदा करती है। हमेशा जिज्ञासा प्राप्त करने की एक सीढ़ी बनती है। आपके भीतर, हम सबके भीतर, एक एक भारतीय के भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन सकती। हमारी जिज्ञासा है कि हिंदी में रोजगार क्यों ना दिए जाएं। जैसे जो हमारे बच्चे बाहर विदेशों में जाते हैं तो उनको अंग्रेजी की परीक्षा करना, अंग्रेजी की परीक्षा पास करना उनके लिए अनिवार्य होता है। क्यों नहीं बाहर से जो विदेशी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, वो विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति बाहर से जो भारत में रहने के लिए आ रहा है, चाहे वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहा हो, रोजगार करने के लिए आ रहा हो, उसके लिए हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य होना चाहिए। मुझे लग रहा है जिस दिन ये हो जाएगा, हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य हो जाएगा, हिंदी की शक्ति बढ़ेगी। हमारे न्याय की भाषा हिंदी होनी चाहिए। हमारे न्याय की भाषा हमारे भारत से जुड़ी हुई भाषा होनी चाहिए। हमारे शिक्षा की हमारी भाषा, हमारी मातृभाषाएं हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में हमारी विदेशी भाषा ना आने के कारण हमारा युवा वर्ग शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि यदि एक एक भारतीय के मन में ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि भारत में अब तक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई हिंदी, भारत अब तक राष्ट्रभाषा मुक्त क्यों है, क्यों नहीं भारत की पहचान हमने एक राष्ट्रभाषा के द्वारा बनाई। हिंदी जो पूरे विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, हिंदी जो इस समय हम सबकी पहचान बन चुकी है। और हिंदी के साथ साथ हम जो कहते हैं ना कि हिंदी के कारण हमारी दूसरी भारतीय भाषाओं पर खतरा मंडराएगा, नहीं। मैंने बीच में अपने वक्तव्य में भी कहा था वह खतरा नहीं है, केवल और केवल उस विषय पर राजनीति की जाती है, हमारे भीतर विचार भेद पैदा किए जाते हैं। हमें अपनी भारतीय भाषाओं को अपनाते हुए अपनी जिज्ञासा को अब बहुत बड़े फलक पर सामने लेकर आना चाहिए कि अब तक अगर हमारे भारत की भाषाओं का सम्मान नहीं हुआ 73 वर्षों की आजाद भारत तक, तो बीत चुका है समय। आने वाले समय में हम अब उस सम्मान को प्राप्त करके ही चैन से बैठेंगे, और जिस दिन ये जिज्ञासा हमारी बढ़ती चली जाएगी उस दिन हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी। इसी विश्वास के साथ, हो सकता है मैंने आपकी कुछ टिप्पणियों के उत्तर दे दिए हों, कुछ छूट गई हों, क्योंकि अब मेरे सामने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं है। पुनः विश्वास के साथ आप सबसे आग्रह करते हुए कि हंसराज कॉलेज ने जो एक राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए एक मुहिम छेड़ी है, एक हस्ताक्षर अभियान छेड़ा है, हिंदी है जिंदगी ने जिस तरह से उस अभियान में हमारी सहायता की है, उस अभियान को हमने रोकना नहीं है, उस अभियान को हमने लगातार बढ़ाना है। हमने उसमें करोड़ों हस्ताक्षर करवाने हैं। 150 करोड़ वाला देश है, कम से कम 1 करोड़ हस्ताक्षर तो आप करिए। जो लोग हिंदी की बात करते हैं 1 करोड़ आप हस्ताक्षर करिए। जिस दिन 1 करोड़ हस्ताक्षर हो जाएंगे उस दिन इस देश का परिदृश्य बदलेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबका पुनः आभार। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद।